इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम के सभी सुनने के दारे की राम राम। साथियों, कार्यक्रम किसान वाणी दिन मंगलवार और उसमें हम लाए फोन इन, और फोन इन में एक ऐसा विषय जो जरूरी है मौसम परिस्थिति के हिसाब से, ताकि आप उससे संबंधित जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान सीधे ही हमारे विशेषज्ञ से स्टूडियो के माध्यम से प्राप्त कर सके, ताकि आपकी उस फसल से संबंधित या पशुओं से संबंधित या फलों से संबंधित जो भी आपकी जो खेती बाड़ी है उससे संबंधित उद्योग धंधे हैं उनसे संबंधित कोई भी आपकी समस्या न रहे। आप बेहतर खेती करके बेहतर आर्थिक स्थिति में हो, क्योंकि जब किसान आर्थिक स्थिति से मजबूत होगा तभी ये देश आर्थिक रूप से संपन्न होगा, वरना कोई कल्पनाएं हैं। तो उस कड़ी में आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा पत्तेदार सब्जियों की बिजाई व देखभाल। बातचीत में हिस्सा लेंगे डॉक्टर उमा प्रजापति, जो सहायक प्रोफेसर है महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल के अंदर। उनसे बातचीत करेंगे वीरेंद्र भाई। साथियों को बता दें जो संपर्क सूत्र रहेगा वो रहेगा 221-322। जो साथी मोबाइल से या कुछ क्षेत्र से बाहर से फोन करेंगे उनके लिए एसटीडी कोड आवश्यक है, और एसटीडी कोड है 01744-221-322। हाँ, एक प्रार्थना और रहेगी कि विषय से संबंधित ही फोन करें, विषय से हटके कोई भी साथी फोन ना करें, क्योंकि जब आप विषय से हटके फोन करें तो थोड़ी सी समस्या आ जाती है, क्योंकि विशेषज्ञ किसी और विषय का और बात आप कोई और करें, क्योंकि ये जो मंच है, जो चौपाल है, ये आपकी समस्याओं के समाधान के लिए है, वक्त की पासे के लिए नहीं है, वक्त व्यतीत करने के लिए नहीं है। तो ये प्रार्थना रहेगी कि आप विषय से संबंधित ही फोन करें। और स्टूडियो में जाने से पहले आपको दे दें एक जानकारी। कृषि और पशुपालन भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार और आत्मा है। हमारे अन्नदाता जहां एक ओर अपने कठोर परिश्रम से अनाज उगाकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, वहीं पशुपालन के जरिए अपनी आय भी बढ़ाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार इन दोनों क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य करते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की मदद की जाती है, जिससे 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को अब तक 3.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिली है। पीएम किसान सम्मान निधि भारत के किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी। उनके छोटे छोटे खर्चों के लिए ये किसान सम्मान निधि बहुत काम आ रही। पीएम किसान के 18वें किस्त के रूप में आज प्रधानमंत्री द्वारा 9 करोड़ 40 लाख से अधिक पात्र किसानों को 20,000 करोड़ से अधिक की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। इसी के साथ नमो शेतकरी महासम्मान निधि की भी 5वीं किस्त जारी की जा चुकी है, जिसमें महाराष्ट्र के 91 लाख से अधिक किसानों को 2,000 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। भारत सरकार की ऐतिहासिक 10,000 FPO योजना के अंतर्गत 9,000 से अधिक FPO का पंजीकरण सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है, जिनमें करीब 23 लाख मेहनतकश किसान शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2020 में शुरू की गई एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत किसानों को 2 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे विकसित भारत की आधुनिक कृषि अवसंरचना का विकास हो रहा है। वर्तमान सरकार गठन के 100 दिनों के भीतर 6,500 करोड़ की लागत से 10,000 से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी मिली है।
इसी अवधि में 7,516 परियोजनाएं पूरी हुई, जिसमें 1,929 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि शामिल है। भारत सरकार के राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत देशी नस्ल के गायों एवं भैंस की गुणवत्ता में तेजी से सुधार एवं दूध उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी से देश में श्वेत क्रांति द्वितीय चल पड़ी है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान से 2 बड़े कदम आज देश को समर्पित किए जा रहे हैं। गौ सॉर्ट स्वदेशी सेक्स सॉर्टिंग तकनीक से बछड़ी पैदा होने की सफलता दर 90% है, जिससे 8 करोड़ डेयरी किसानों को लाभ होगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और ICAR NBAGR के साझा वैज्ञानिक कार्यक्रम से विश्व में पहली बार देशी गाय और भैंस में अच्छे नस्ल की त्वरित पहचान के लिए गौ चिप और महिष चिप नामक जेनोमिक चिप तैयार कर लिए गए हैं, जिनसे नस्ल सुधार कार्यक्रम दुगनी तेजी से चल पाएंगे। ये सुविधा कोई भी किसान NDDB के काफ लैब एवं KLDB के लैब से उचित दाम पर ले सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में कृषि और पशुपालन के समन्वित विकास से भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। एक बार फिर ध्यान, जो आज का कार्यक्रम है फोन इन, उसमें विषय रहेगा पत्तीदार सब्जियों की बिजाई व देखभाल, और बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर उमा प्रजापति। चलते स्टूडियो में और करते हैं ये चर्चा। किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं, आज है दिन मंगलवार और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा है फोन इन, यानी फोन के माध्यम से आप स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञ से संपर्क करके अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सके हैं। इसके लिए हमारा फोन नंबर रहेगा, किसान भाई नोट कर लें, 01744221322। फोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 017442221 और आज का हमारा फोन इन का विषय है पत्तेदार सब्जियों की बिजाई व देखभाल, और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उमा प्रजापति जी, असिस्टेंट प्रोफेसर महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, और आकाशवाणी कुरुक्षेत्र को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे इस मंच पर बुलाया और बोलने का अवसर प्रदान किया। डॉक्टर साहब, जैसा आप जानते हैं, रबी का मौसम चल रहा है और इन दिनों किसान भाई जो हैं अपनी रबी मौसम की फसलों को लगाने में व्यस्त हैं। विशेषकर गेहूं वगैरह जो है अहम फसल है, उसकी काश्त ज्यादातर किसान भाई करें, पर इसके साथ साथ बहुत से किसान भाइयों का रुझान जो है सब्जियों की काश्त में भी है, और उनमें प्रमुख भूमिका रहती है पत्तेदार सब्जियों की। तो पत्तेदार सब्जियों की यदि हम काश्त की या बिजाई की बात करें तो उसके लिए किस प्रकार की मिट्टी और जलवायु या मौसम की आवश्यकता किसान भाइयों को पड़ेगी? देखिए, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि इस मौसम में कौन कौन सी आप पत्तेदार सब्जियों को उगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो पालक, मेथी, धनिया, ये आमतौर पर उगाई जाती हैं। अगस्त से लेकर इनकी बिजाई शुरू हो जाती है, अक्टूबर नवंबर तक चलती है इनकी बिजाई। उसके बाद आप इसकी दिसंबर से लेकर जनवरी फरवरी तक आप इसकी जो पत्ते हैं हार्वेस्ट कर करके यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपका प्रश्न है, इसकी उपयुक्त मिट्टी और जलवायु कैसी होनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, हमारी चर्चा जारी रहेगी। एक फोन कॉल है। हाँ जी। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, आपका नाम? बलदेव सिंह, गांव सारसा है जी। बलदेव जी, गांव सारसा से आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। अपना प्रश्न करें। पत्तेदार पत्तेदार सब्जी, पत्ता गोभी। अच्छा, तो हम तो बात कर रहे हैं पत्तेदार सब्जी की, आप बात कर रहे हैं बलदेव जी। हाँ जी, पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? फूल गोभी लगानी है। बलदेव जी, फूल गोभी लगा रखी है या लगानी है? डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई हैं गांव सारसा से, इन्होंने फूल गोभी की, गोभी वर्गीय सब्जियों में फूल गोभी लगा रखी है, तो उसमें क्या कुछ देखभाल करें इन दिनों, जानना चाह रहे हैं। फूल गोभी आपने लगा रखी है, अभी तक आपने उसके जो पौध है उसको अपने खेत में लगा दिया होगा, है ना? तो बिल्कुल, तो अब आप इसमें खाद पानी नियमित रूप से दे रहे होंगे। तो इस समय आपके कुछ कीटों का जो खतरा बना रह सकता है, तो उससे आपको उसकी बचाव करनी है।
तो आप कोशिश करें कि ऑर्गेनिक तरीके से ही उसकी बचाव करें। लहसुन का जो कलियां हैं, लहसुन के स्प्रे कर सकते हैं आप अदरक के साथ मिला करके, या आप उसमें ड्रेंचिंग कर सकते हैं, मिट्टी की ड्रेंचिंग कर सकते हैं। कैप्टान और थीरम का भी आप यूज कर सकते हैं उसको बचाने के लिए। बलदेव जी, जहाँ तक सब्जी वर्गीय जो फसलें ले रहे हैं किसान भाई, उसमें सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जैसा डॉक्टर साहब ने जिक्र कराया कि हम जो है जैविक विधि को अपनाएं, प्राकृतिक तरीकों को ज्यादा से ज्यादा अपनाएं, क्योंकि ये जो है सीधे संपर्क में आती है। जो भी लोग खाएंगे, किसान भी खाएंगे और दूसरे लोग भी खाएंगे, तो उसमें ज्यादातर जो है रासायनिक दवाइयों के या कीटनाशकों के इस्तेमाल की बजाय, जैसा डॉक्टर साहब ने जिक्र कराया कि लहसुन का पानी है, अदरक का घोल बना लेते हैं, नीम का छिड़काव कर लेते हैं, निमास्त्र वगैरह है, जो हमारे घनजीवामृत वगैरह, हमारे कई प्राकृतिक चीजें हैं जिनका कि हम इस्तेमाल करके इनको सुरक्षित रख सकें। और अभी तो शुरुआती अवस्था में है, इतना ज्यादा आवश्यकता उस पर नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा बस सिंचाई का और खाद वगैरह का ध्यान रखें जो समय पे हमें उसको देना। आप पत्ता गोभी है, उसमें आप ये जो निमास्त्र वगैरह है उसका छिड़काव कर सकें, क्यों डॉक्टर साहब? जो पत्ता गोभी है उसके ऊपर ये नीम के तेल है, हाँ जी, नीम का तेल है, निमास्त्र है, इन सब का आप इसको स्प्रे कर सकते हैं, इससे भी कंट्रोल हो जाएंगे कीड़े आपके। पत्ता गोभी है जी, पत्ता गोभी, फूलगोभी, इनमें लगभग यही कर सकते हैं आप। रासायनिक उत्पादों का कम से कम इस्तेमाल करें। अच्छा, हाँ जी। तो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे पत्तेदार सब्जियों के बारे में। आपने जिक्र कराया कि पालक, मेथी, चौलाई जैसी बहुत सी पत्तेदार सब्जियां हैं जिनकी काश्त किसान भाई कर सकते हैं। तो इसके लिए किस प्रकार की मिट्टी या जलवायु की आवश्यकता हमें पड़ेगी? देखिए, एक तो दोमट मिट्टी होती है जिसका पीएच जो होता है 5.5 से 7.5 होता है। जो हमारे पानी का पीएच होता है वो 7 होता है जी। तो लगभग इसी के आसपास हमें दोमट मिट्टी, जिसको लोम सॉइल भी कहते हैं, ये सबसे उपयुक्त होती है आपके सारी पत्तेदार सब्जियों के लिए। आपको ये ध्यान रखना है कि मिट्टी में आप सामान्य रूप से गोबर की खाद, सड़े हुए गोबर की खाद मिलाएं, और जिससे उसकी जो उपजाऊता है, जो मिट्टी है, वो काफी उपजाऊ रहती है जी, उर्वरा शक्ति उसकी बनी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, जो हमारी मिट्टी है जैसे किसान भाई कर रहे हैं, तो इसमें जल निकास की व्यवस्था भी, उसमें जल निकास की व्यवस्था भी हमें उसमें देखनी पड़ेगी किसान भाइयों को। जी हाँ, बातों की तरफ ध्यान दें, क्योंकि कई बार किसान भाइयों के खेत कुछ के हो सकते हैं गहरे हो, या जहाँ पानी की निकासी की समस्या हो, तो क्या वहाँ ये सब्जियां देखिए, जितनी भी पत्तेदार सब्जियां हैं वो शैलो रूटेड होती हैं ज्यादातर। शैलो रूटेड का मतलब कि वो सतह कम गहरी होती है, वो उनकी जो रूट है ज्यादा डीप नहीं जाती है, अंदर तक नहीं जाती है। तो आप उसमें बिल्कुल, आप उसमें वाटर लॉगिंग, जिसको आपने कहा कि ज्यादा पानी की मात्रा ना दें, फ्लडिंग ना करें, उसको बिल्कुल जल भराव की समस्या सबसे ज्यादा रहती है। तो आप उसमें बूंद बूंद बीज ये आपका इरिगेशन दे सकते हैं, जिसको ड्रिप इरिगेशन भी कहते हैं, टपका सिंचाई कहते हैं। तो उससे आपका जो पानी का रेगुलेशन है वो सही रहेगा, और हमेशा इसको रो में यानी मेड़ों में आप उसकी बिजाई करते हैं। हाँ, मतलब जिस प्रकार से आलू की बिजाई करी जाती है, तो उस तरह से किसान भाई उसको लगा सकते हैं। बिल्कुल उसको लगा सकते हैं। और वही आपको सबसे पहले खेत तैयार करना है, मिट्टी तैयार करनी है, रो बनानी है। हमारी जारी रहेगी, एक फोन कॉल। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, आपका नाम? तो रघबीर है, मैं रमेश के पास काम करता हूँ जी। रघबीर जी, कौन से गाँव से बोल रहे हैं? कोड़ा से जी। हाँ जी रघबीर जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना प्रश्न करें। आवाज कम आ रही है? नहीं, हमें तो पूरी आ रही आवाज आपकी। आप थोड़ा सा जरा ध्यान दें। हाँ जी, रेंज में हो जाए। हाँ जी, हाँ ठीक है, आप बोलिए, अपना प्रश्न करें। अच्छा, तो टिंडा तो अब पछेत हो रहा है, अब तो जा लिया, सारा खराब हो गया। नहीं, कितने दिन का था अब तो, क्योंकि ये ऐसी फसल है जो कद्दू वर्गीय सब्जी है, वो अपनी समाप्ति की तरफ है, जो सारा खराब हो गया। अच्छा, फिर वो खराब हो गया तो अब क्या चाह रहे हैं आप? मतलब खेत में से बिल्कुल निकाल दिया अब आपने उसको? नहीं, उसके लिए तो आपने जब आपने निकाल ही दिया उसको, तो अब उसके लिए तो इतनी कोई विशेष बात है नहीं। हाँ, कोई नई फसल आपने नई फसल लगानी है, तो उसके लिए आप हमें प्रश्न करें, कौन सी लगाना चाह रहे हैं उसके बाद? गोभी है। अच्छा,
बहुत बढ़िया जी। अच्छा मेथी है। अच्छा मेथी है। हाँ, आज हम मेथी की बात कर रहे हैं। हाँ, सारा सौदा बढ़िया जी, बस ये है खराब। अच्छा अच्छा, ये खराब हो गया। थोड़ा मरूद में आ रही थी, फ्रूट अच्छी थी। चलो, इन दिनों कई बार जो फल बनता है तो उन दिनों में फूल के समय ही रोकथाम की आवश्यकता पड़े, पर इन दिनों में अब आप जो कद्दू वर्गीय सब्जी हैं उसकी जगह आप पत्तेदार सब्जियां लगाएं। डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में आजकल का मौसम सही रहेगा पत्तेदार सब्जियां लगाने में? यही मौसम सही है पत्तेदार सब्जी। हैं कांकोड़ा से हमारे किसान भाई, तो उन्होंने कद्दू क्या लगाना चाह रहे? ये देखा जो प्याजी अंतरे बनाने। हाँ हाँ, प्याजी। हाँ, लगाना चाहूँ जी। अच्छा, प्याजी लगा सको। इन दिनों में रोपाई का समय आ रहा है। बिल्कुल आप लगा सकते हैं, प्याज बिल्कुल लगा सकते हैं। बहुत अच्छी वैरायटी है जो आप, बहुत अच्छी किस्म है। मेरा 3 किलो में नेचुरल फार्म है जी। अच्छा, 3 किलो में नेचुरल फार्म है आपका, ठीक है। अशोक के नाम से रजिस्टर्ड है जी। अरे रघुवीर जी, ये तो हमें आपने जानकारी दी और बड़ा अच्छा लगा, आपने बताया कि मैं भी एक मजदूर लगता जी, 4 साल से काम कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया है। सिर्फ काम सीखने के लिए, मतलब मैंने तनख्वाह कोई चक्कर नहीं है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। जितना दे रहा मैंने कोई। तो रघुवीर जी, आपकी हमारी बात चल रही थी, शायद संपर्क कट गया। तो आपने 3 एकड़ में प्राकृतिक फार्म लगाया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, और आप उस पर काम करते रहें। और जब भी कोई आवश्यकता पड़े तो नज़दीकी जो आपके कृषि विज्ञान केंद्र हैं, आप वहां से भी आप संपर्क करके जानकारी ले सकें, या और जहां प्राकृतिक कृषि से संबंधित संस्थाएं काम कर रही हैं उनके भी संपर्क में आकर के आप अपने काम को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और जैसा डॉक्टर साहब वो जिक्र कर रहे थे कि मेथी की काश्त कर रखी है, तो कर सकते हैं मेथी की काश्त से आजकल भी कई दिनों में। बिल्कुल, हाँ, यही सही समय है मेथी लगाने का। आपका अक्टूबर, अंतिम अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक आप बहुत सही समय है। अब इसकी 30 से 35 दिन में आप इसकी तुड़ाई भी कर सकते हैं। पहली काट कर सकते हैं। बिल्कुल, पहली काट कर सकते हैं, उससे 15 दिन बाद दूसरी काट भी कर सकते हैं। एक जो हमारा पत्तेदार सब्जियों का मौसम होता है पूरा, उस दौरान जो है कितनी काट जो है किसान भाई ले सकते हैं, मेथी की या धनिया की या पालक की? देखिए, अमूमन पालक मेथी 3 से 4 काट, धनिया 4 से 6 काट। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से तोड़ाई करते हैं। तोड़ाई हमेशा जड़ से नहीं उखाड़ना है। अच्छा, उससे ऊपर, उससे 3 से 4 इंच ऊपर आपको तोड़ाई करनी है। ये आपने अच्छी बात बताई कि जड़ से मिला करके ना काटें, उससे 3 से 4 इंच ऊपर से करें, जिससे नीचे से फूट करें। बिल्कुल, यदि आप वहां से काट देंगे तो फिर वही एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है क्लोरोफिल का। अगर पत्ते नहीं रहेंगे तो फूड नहीं बनेगा, खाना नहीं बनेगा, खाना नहीं बनेगा तो बाकी प्रक्रिया कैसे होगी? यानी कि पत्तेदार सब्जियों की जो नई फूट लेनी है तो उसके लिए 3-4 इंच डंठल छोड़ना पड़ेगा, जो कि वातावरण से अपना संपर्क करके वो कुदरती तौर पर जो है फूट उसमें ज्यादा करेगा। बिल्कुल, इससे आप 4 से 6 उपज उसकी ले सकते हैं। जी, अच्छा, हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब पालक मेथी चौलाई वगैरह या अन्य पत्ते धनिया पत्तेदार सब्जियों की बिजाई का, तो इसमें बिजाई के लिए जो डोले हैं उसी के ऊपर लगाएं, ऊंची उठी हुई क्यारियां, फ्लैट कुछ ऐसा है, या समतल खेत में लगा दें? नहीं, समतल नहीं, ऊंची उठी हुई क्यारियां हैं उन पे लगाएं। और कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको बताया, अक्टूबर नवंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर एकदम सही समय है। दूसरा, बीज की तैयारी। आपको जब भी बीज लगाने हैं उसको हल्के गर्म पानी में निकाल लेना है, उसके बाद बीज को बोना है। उसके बाद पंक्तिबद्ध बुआई करनी है, यानी कि उसको लाइन में लगाना है। 15 से 20 सेंटीमीटर दूरी होनी चाहिए आपकी मेड़ से मेड़ में, पंक्तियों में। और बीच में और जो पौधे से पौधे का जो दूरी होनी चाहिए वो 5 से 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हाँ, अब क्या करेंगे, जब आप हाथ से इसकी बुआई करेंगे तब आप देखेंगे एक जगह बहुत सारे बीज भी गिर गए, तो वहां पे बहुत सारी आपकी पत्तियां इकट्ठे हो जाएंगी, तो गुच्छा सा बन जाता है, तो उसको थिनिंग करना कहते हैं। तो उससे आप बीच बीच में से जो भी कमजोर पत्तियां हैं उनको हटा देंगे, विरलीकरण उसको। बिल्कुल, उसकी विरलीकरण कर देंगे, जिससे जो आपकी जो मेन फसल है वो अच्छे तरीके से हो पाएगी, मतलब वो अच्छी बढ़वार करेगा। पौधे की संख्या सीमित रहेगी, ज्यादा होगा तो वो इतनी बढ़वार नहीं करेगा। ठीक है, जमाव तो होगा ही मौसम के अनुसार। तो उन पौधों को निकाल करके जहाँ पौधा मर गया है वहाँ लगाया जा सकता है। बिल्कुल, वो एकदम
हेल्दी पौधा होगा वो आप उसको सही जगह पे लगा सकते हैं, पौध के रूप में उसका सही सदुपयोग हो जाएगा, बजाय कि हम उसको फेंके अलग से, बिल्कुल बिल्कुल उसमें करें। तो ये आपने अच्छा बताया कि विरलीकरण के दौरान यदि पौधों की संख्या ज्यादा है, किसान भाई ध्यान दें, वहां से पौधे को निकाल करके जहां पर पौधा नहीं उगा है या फिर वहां पे मर गया है, तो उस जगह पर खाली जगहों पर आप भर लें, जिससे कि वो खाली जगह ना रहे और किसान भाई अपने खेतों से उसका अच्छा उत्पादन ले सकें। और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, क्या क्यारियों की लंबाई चौड़ाई की कोई पैमाइश है या अपनी सुविधा के अनुसार किसान भाई अपनी सुविधा के अनुसार जितना ज्यादा से ज्यादा एरिया किसान भाई यूज करना चाहें अपना, वो यूज कर सकते हैं। पर बुआई के टाइम ये याद रखें कि हर एक, जैसे मान लीजिए पालक है, मेथी है, धनिया है, इन सब का एक बीज की मात्रा होती है, वो उस मात्रा के हिसाब से ही बीज डलना चाहिए जी, है ना। जैसे पालक है तो उसमें 8 से 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से, ये नहीं कि कितना भी नहीं डालना, अंदाजे से नहीं, जो वैज्ञानिक पद्धति है उसको बिल्कुल उसको अपनाएंगे। और वही जो 20 सेंटीमीटर रो टू रो और प्लांट से प्लांट तक 5 से 10 तो जैसे पालक का बीज हल्का होता है, मेथी का थोड़ा भारी होता है, हाँ तो इसमें भी मात्रा का कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, जो मेथी है उसका 4 से 5 केजी पर एकड़ है, कसूरी मेथी का, और जो दूसरी मेथी है बड़े पत्ते वाली 8 से 10 उसका केजी पर एकड़ होता है। तो इनमें किस्मों का क्या ध्यान रखें किसान भाई, किन किन बातों का ध्यान रखें किस्मों की? यदि हम बात करें, जैसे पालक की कोई विशेष किस्म हो या मेथी की कोई विशेष किस्म हो, इस तरह से। देखिए, हमारे उत्तर भारत में, हरियाणा में ज़्यादातर पालक की जो किस्में हैं, जैसे पुसा ज्योति है, ऑल ग्रीन है, ये किस्में बहुत अच्छी चलती हैं, जो सर्द के तापमान में चलती हैं। यदि हम चौलाई की बात करें तो आपने देखा होगा एक लाल चौलाई भी मार्केट में आती है, हाँ, उसकी वैरायटी अर्का अरुणिमा है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्का सुगुना है, पुसा कीर्ति है, ये हो गई। फिर धनिया की आप हिसार भूमित बहुत ही अच्छी वैरायटी है, अच्छी किस्म है, काफ़ी अच्छी उपज देती है, हिसार सुरभि है। फिर लेट्यूस, जो साग, जो सलाद की हम बात कर रहे थे, जो बर्गर के बीच में डलता है, पंजाब लेट्यूस है, आइसबर्ग है, इनकी आप जो उपज ले सकते हैं। ये काफी ज्यादा, जो आपने लेट्यूस का जिक्र किया, जी हाँ, कि तो आजकल जैसा काफी प्रचलन है बर्गर वगैरह का, हाँ, तो मेरे ख्याल में शहरी इलाकों में इसकी काफी मांग होगी, हाँ जी, तो व्यावसायिक तौर पर किसान भाई लगाएं तो इससे ज्यादा लाभ ले सकें। बिल्कुल, लेट्यूस काफी ज्यादा उपजाऊ है और बाकी आपकी हेल्थ के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है, पौष्टिक है, तो आप लेट्यूस को लगा सकते हैं। लेट्यूस में भी ग्रेट लेक, पंजाब लेट्यूस, आइसबर्ग, इन किस्मों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा कीमत में मार्केट में बेच सकते हैं। चाइनीज़ है, जितने भी बर्गर हैं, या आजकल एग्जॉटिक बहुत फूड चले हैं, उसमें उनमें इसकी मांग इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। और मेथी को यदि देखें, इनमें से कुछ फसलें ऐसी हैं जिनको हम बीज के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक बार कटाई पूरी करने के बाद, तो उसके में एक अंतिम कटाई कब रोकें? देखिए, एक तो अगर सही मेथड तो यही है कि यदि आपको बीज ही उत्पन्न करना है उससे, तो उससे कटाई कम से कम लें या ना लें। अच्छा, उसमें बिल्कुल भी ना लें। बिल्कुल कोशिश यही करें कि उससे कम से कम लें, 1 या 2 कटाई, क्योंकि बीज उत्पादन के लिए बहुत जरूरी है कि जो पौधा है वो तंदुरुस्त हो, हाँ, उसको भरपूर पोषण मिले। यदि आप 5-6 कटाई कर देंगे, फिर आप उससे उम्मीद करेंगे कि बीज हो, तो हाँ, ये आपने अच्छी जानकारी दी, क्योंकि अमूमन ये देखा गया है डॉक्टर साहब कि किसान भाई पहले 4-5 कटाई ले लेंगे और अंतिम कटाई के समय कहेंगे कि चलो अब इससे बीज भी बना लेते हैं, और फिर कहेंगे कि इससे बीज तो बड़ा कम सा निकला। तो उसका कारण यही हो सकता है जो आपने बताया कि भरपूर पोषण उस पौधे को पनपने में नहीं मिलता। तो इसलिए किसान भाई थोड़ा ध्यान रखें कि यदि बीज के लिए आप ले रहे हैं तो कटाई कम से कम करें, और यदि आपको सब्जी के लिए, पत्ते के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके लिए आप जितना अच्छा उसका देखरेख करोगे, उससे उतनी बेहतर आप ज़्यादा से ज़्यादा कटाइयाँ ले सकेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हम उसमें इसकी कटाई कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब आते हैं इनकी काश्त की या इनकी बिजाई की एक किचन गार्डन के तौर पर। हाँ जी। खेतों में तो व्यावसायिक तौर पर आमतौर पर करते हैं, शहरीकरण भी बढ़ रहा है, हाँ जी। गाँवों में भी जो है अब
घर बन रहे हैं तो उसमें ये प्रावधान रखा जाता है घर के साथ ही थोड़ा सा सब्जी वगैरह के लिए जगह रख लें। बिल्कुल। तो क्या इनकी बिजाई किसान भाई या और जो हमारे शहरी श्रोता हैं जो सुन रहे हैं और वो काश्त करना चाहते हैं या बिजाई करना चाहते हैं, तो वो उन किन बातों को ध्यान में रखते हुए घर की छत पे करें, बालकनी में करें, गमले में करें या कोई ऐसी ट्रे वगैरह इस्तेमाल करें? क्या पहली तो बात ये है कि क्या वो ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल। ये जो किचन गार्डनिंग में पत्तेदार सब्जियों को काफ़ी अच्छे तरीके से उगाया जा सकता है। ज़्यादातर वो एरिया जहाँ पे किचन का जो वेस्ट होता है वो वहाँ इकट्ठे होता है, जो किचन का घर से निकलने वाला जो कचरा होता है, जो स्पेशली जो किचन से निकलता है, तो वो हरी पत्तेदार सब्जियों को ग्रोथ करने में बहुत मदद करता है। अगर किसी के पास नीचे का एरिया नहीं है, मिट्टी का एरिया नहीं है नीचे, तो वो अपने छतों पर भी उगा सकते हैं। कोई लेफ्ट ओवर कंटेनर होता है, जैसे टब किसी का रह गया, उसमें छिद्र करके मिट्टी को भर के वर्मी कंपोस्ट वगैरह को अच्छे से इस्तेमाल करके, क्योंकि ये बात ध्यान में रखना ज़रूरी है कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी की जो पोषक तत्व हैं वो मिट्टी में ज़्यादा होते हैं। यदि आप कुछ मिट्टी कहीं से इकट्ठे करके अपने गमले में डालते हैं तो उसमें आपको कुछ उपजाऊ चीज़ें डालने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट है, खाद है। तो आप ग्रो बैग करके एक चीज़ें आती हैं, ग्रो बैग में आप डाल सकते हैं, ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का बैग होता है, उसमें भी आप डाल करके अपने हरी पत्तेदार सब्जियां लगा सकते हैं। या चौड़े कलर के जो चौड़े होते हैं टब, उसमें भी डाल सकते हैं, गमलों में डाल सकते हैं। तो आप धनिया, और ये धनिया तो ज़्यादातर लोग धनिया है और पुदीना है, ये तो लोग घर पे उगाते ही हैं गमले में। हाँ जी, तो बिल्कुल ये मुमकिन है, बशर्ते आप इसका ध्यान रखें कि पानी बहुत अच्छे से दें उसको, और जो वर्मी कंपोस्ट है उसका अच्छे से इस्तेमाल करें। और सिंचाई की अवधि क्या रहेगी खेतों में, यदि हम अंदाजा लगाएं? सिंचाई सबसे पहले तो आप बुआई के टाइम ध्यान रखें कि मिट्टी जो है उसमें नमी हो तब आप बुआई करें। करके बोएं उसको। हाँ जी, बिल्कुल। पहली सिंचाई कितने दिन के बाद होनी चाहिए? पहली सिंचाई वही मैंने कहा, मॉइस्चर के ऊपर डिपेंड करता है, मिट्टी के, है ना। 3 से 4 दिन बाद, 8 से 10 दिन बाद। हाँ जी। अब जैसे बथुआ की बात करें तो बथुआ के लगभग 40 दिन की फसल है अगर, तो उसमें तो 3 से 4 बस 3 से 4 ही सिंचाई चाहिए, उसमें ज़्यादा सिंचाई नहीं चाहिए आपको। पर पालक है, मेथी है, ये थोड़ा सा सिंचाई मांगती हैं फसलें, 8 से 10 दिन। बिल्कुल। कहने का अभिप्राय है कि जड़ों में उनकी हल्की हल्की नमी बरकरार है। हाँ, ये बहुत ध्यान रखने की बात है। और नई फूट के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा उसके साथ। और खरपतवार नियंत्रण पर जो ध्यान दें। जी हाँ, एक तो आप पहले आप इसको प्री इमरजेंट हर्बिसाइड कहते हैं, फ्लूक्लोरालिन वगैरह, ये पेंडिमिथिलिन वगैरह आप डाल सकते हैं। उससे क्या है कि आपके वीड्स जो हैं, जो खरपतवार है, वो निकलेंगे ही नहीं, है ना। और यदि वो बाद में आ जाते हैं तो निराई गुड़ाई समय से समय पे उसकी टाइम से निराई गुड़ाई करें। नहीं तो निराई गुड़ाई अगर नहीं करेंगे तो वो फिर आपकी मेन जो क्रॉप है उसके साथ कंपटीशन करके उसको खराब करेंगे। हाँ जो मुख्य फसल हम लेना चाह रहे हैं वो दब जाएगी और खरपतवार बढ़ते चले जाएंगे। तो आरंभिक अवस्था में उसके निराई गुड़ाई के जरिए उसको निकालते रहे। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी कि पत्तेदार सब्जियों की बिजाई व देखभाल पर, इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।
किसानवाणी कार्यक्रम में आज का हमारा विषय था पत्तेदार सब्जियों की बिजाई व देखभाल, और बातचीत में हिस्सा ले रहे थे डॉक्टर उमा प्रजापति, सहायक प्रोफेसर महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल, और बातचीत कर रहे थे वीरेंद्र भाई। इसके अलावा आज का किसानवाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनाने के दायरे की राम राम।